मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री तरुण भनोट ने नर्मदा गौ कुंभ के आयोजन पर बीजेपी के आरोपों पर तंज कसा है। भनोट ने बीजेपी से पूछा है कि आखिर उसने अपने शासनकाल में नर्मदा गौ कुंभ क्यों नहीं करवाया, और अब जबकि कमलनाथ सरकार इसका आयोजन कर रही है तो बीजेपी नेताओं के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। निकाय चुनाव से पहले गौ कुंभ के आयोजन को कांग्रेस का हिंदुत्व कार्ड बताने के बीजेपी के आरोप पर तरुण भनोट ने पलटवार किया है। और अगर सरकार धार्मिक आयोजन कर रही है और उससे लोगों को लाभ मिल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पेट में क्यों दर्द हो रहा है। आइए, आपको भी मौका है, 15 साल के प्रायश्चित करिए। खरगोन जिले के सेगांव पहुंचे कृषि मंत्री सचिन यादव और विधायक केदार डावर जय किसान फसल ऋण माफी कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां मंत्री ने किसान ऋण माफी के द्वितीय चरण में 2500 किसानों को लगभग 15 करोड़ 91 लाख रुपए के ऋण माफी के प्रमाण पत्र वितरित किए हैं। इस दौरान मंत्री ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने 365 दिनों में 365 वचनों को पूरा किया है। अब किसानों के लिए एक और कदम उठाने जा रही सरकार। किसानों को उनके फसलों का लागत मूल्य से अधिक लाभ दिलवाने की योजना सरकार बना रही है। मध्य प्रदेश में आर्थिक चुनौतियों का हल तलाशने में जुटी प्रदेश सरकार ऐसी योजनाओं को बंद कर सकती है जो जरूरतमंदों के लिए फायदेमंद साबित नहीं हो रही है। वित्त मंत्री ने पुरानी योजनाओं की समीक्षा के निर्देश भी जारी कर दिए। वहीं बीजेपी इसे शिवराज के समय बनी योजनाओं को बंद करने की साजिश बता रही है। मध्य प्रदेश में महज नाम के लिए चल रही योजनाओं पर कमलनाथ सरकार ने ताला लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। बजट आते ही साफ हो जाएगा कि नए वित्तीय वर्ष में कौन सी योजनाएं चलेंगी। दरअसल सरकार वित्तीय प्रबंधन के जरिए आर्थिक चुनौतियों से निपटना चाहती है, इसीलिए ऐसी योजनाएं बंद की जा सकती हैं जिनका फायदा पात्र हितग्राहियों तक नहीं पहुंच पा रहा है। वित्त मंत्री तरुण भनोट ने इसी मकसद से सभी विभाग प्रमुखों को एडवाइजरी नोटशीट भी जारी की है। वित्त विभाग के अफसरों की टीम भी पुरानी योजनाओं की समीक्षा में जुटी है। कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनसे जो लाभ लोगों तक पहुंचना था, आम जनता तक पहुंचना था, वो नहीं पहुंच पा रहा है। और वित्त विभाग के अधिकारी भी समीक्षा कर रहे हैं। और अन्यथा सिर्फ नाम के लिए योजना बना देना, ये माननीय कमलनाथ जी की सरकार की कार्यशैली नहीं है। पुरानी योजनाओं की समीक्षा शुरू हुई तो बीजेपी आक्रामक हो उठी। पार्टी का आरोप है कि पुरानी योजनाओं को जानबूझकर पिछले 1 साल में कम बजट दिया जा रहा है। बीजेपी ने योजनाओं को बंद करने की सूरत में आंदोलन की चेतावनी दी है। भारतीय जनता पार्टी की शासनकाल की जो लोक कल्याणकारी योजना है उनमें फंड कम करके उनको बंद करने का प्रयास सरकार लगातार कर रही है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर आकर संघर्ष करेगी। 14वें वित्त आयोग ने 2017 में कई योजनाओं को 3 साल जारी रखने की मंजूरी दी थी, जिनकी मियाद 31 मार्च 2020 को खत्म हो रही है। लिहाजा इन योजनाओं को बंद रखने या जारी रखने का फैसला नई सरकार को ही लेना है। अब देखना यह है कि ऐसी सूरत में सियासी हवा का मिजाज क्या होगा। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज मंत्रालय में नाबार्ड की ओर से आयोजित राज्य ऋण संगोष्ठी 2020 और 21 के स्टेटस फोकस पेपर का विमोचन किया है। और इस मौके पर सीएम कमलनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश को देश का हॉर्टिकल्चर कैपिटल बनाने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि उद्यानिकी किसानों की समृद्धि के द्वार खोलने वाला क्षेत्र है, यही कृषि का भविष्य भी है। सीएम कमलनाथ ने कहा कि नाबार्ड को हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में ऋण देने का अनुमान 6% से बढ़ाकर कम से कम 15% रखना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब कृषि क्षेत्र में भी नई दृष्टि और नई सोच के साथ काम करने की आवश्यकता है। आज दृश्य बदल रहा है। पहले छोटे छोटे दानों जैसी कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। आज इन फसलों की प्राथमिकता है। पहले जहां गरीबों की खाद्य सामग्री मानी जाती थी, अब ये फसलें पोषक तत्वों के कारण सर्वाधिक उपयोगी साबित हो रही हैं।
इंदौर में गैंगरेप पीड़िता पर हुए जानलेवा हमले पर मंत्री जीतू पटवारी ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। मंत्री जीतू पटवारी ने कहा है कि आरोपियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। गैंगरेप की पीड़िता के साथ माफिया जीतू सोनी समेत 8 आरोपियों ने गैंगरेप किया था। हालांकि इस मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और 4 आरोपी फरार चल रहे हैं। मंत्री जीतू पटवारी का दावा है कि जीतू सोनी समेत फरार आरोपियों को पुलिस जल्द गिरफ्तार करेगी। मैंने कहा आपको कि किसी भी प्रकार के माफिया को, किसी भी प्रकार के गैर कानूनी काम को ये सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। मैंने भी अखबारों में भी पढ़ा। मैं मानता हूं कि पुलिस सजग है और उन्होंने कार्रवाई चालू कर दी होगी। इंदौर नगर पालिका निगम में भाजपा की परिषद का कार्यकाल खत्म होने के बाद उसे निकाय चुनाव से ठीक पहले भाजपा ने निगम के कामकाज को लेकर बड़े आरोप लगाए हैं। पूर्व महापौर मालिनी गौड़ और सांसद शंकर लालवानी ने राज्य सरकार पर इंदौर की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। पूर्व महापौर का कहना है कि पिछले 1 साल के दौरान शहर में विकास की रफ्तार खासी रुक सी गई है, क्योंकि राज्य सरकार ने निगम के हक की क्षतिपूर्ति की राशि नहीं दी, जिसकी वजह से स्मार्ट सिटी के काम तय समय पर पूरे नहीं हो पाए। निगम में प्रशासक नियुक्ति के साथ ही MIC के 200 प्रस्तावों को निरस्त कर दिया गया, जबकि सभी विकास कार्यों को MIC में मंजूरी मिल चुकी थी। इधर सांसद शंकर लालवानी ने भी NH की सड़कों का मुद्दा उठाया। भाजपा अब सड़क पर उतरकर इन मुद्दों पर अपना विरोध जताएगी। कांग्रेस की सरकार आई, कमलनाथ जी की सरकार आई, तब से हमारा वो अंश बंद हो गया और इस वर्ष के इस पूरे वर्ष में कई सारे काम रुक से गए। मध्य प्रदेश में युवक कांग्रेस के चुनाव की घोषणा होने के साथ ही अब इस बात के कयास लगाने शुरू हो गए हैं कि इंदौर में युवक कांग्रेस की कमान किसके हाथ होगी। युवक कांग्रेस का चुनाव 7 साल बाद होने जा रहा है और इसके लिए चुनाव कार्यक्रम भी जारी हो चुका है, लेकिन इन चुनावों में 3.5 साल की देरी ने कई नेताओं के लिए अध्यक्ष पद की दौड़ से उन्हें बाहर कर दिया है। मैं इस चीज़ से बहुत दूर हूँ और मैं जो क्राइटेरिया है 35 वर्ष की आयु को क्रॉस कर चुका हूँ और 6.5 साल का काफ़ी लंबा संघर्ष का समय मैंने गुजारा है और आप सबके सहयोग से और मेरे साथियों के सहयोग से बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है और जो भी अध्यक्ष बनेगा उसको मेरी शुभकामनाएं। युवा कांग्रेस के चुनाव होने जा रहे हैं तो हर आदमी जिसने 15 वर्षों तक मेहनत की है वो अभी भी ये सोचता है कि युवा कांग्रेस में उसका प्रभुत्व रहे। तो ये राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को मैं बुरा नहीं मानता हूँ, बशर्ते कि ये होना चाहिए कि उसमें कोई कटुता ना आए। मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी एक योग्य युवा आए और चुनाव के माध्यम से जीते और प्रदेश का अध्यक्ष बने और प्रदेश की जनता की सेवा करें। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने प्रदेश में पॉलिथीन और सिंगल यूज प्लास्टिक पर तत्काल रोक लगाने के आदेश दिए हैं। संभवतः देश में पहली बार है जब किसी प्रदेश में हाईकोर्ट ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शासन को 10 बिंदुओं पर निर्देश भी जारी किया है, जिसमें शासन की ओर से स्कूल कॉलेजों को निर्देशित किया गया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलिथीन पर पूरी तरह से बैन लगाएं। उद्योगों को निर्देशित करें कि किसी भी तरह से पॉलिथीन और सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन ना करें, साथ ही स्टॉक और डिस्ट्रीब्यूशन भी ना होने पाए। शासन छोटे छोटे लघु उद्योग स्थापित करे जो पॉलिथीन के विकल्प के रूप में जूट, कागज या कपड़े के थैले बना। प्लास्टिक पॉलीथीन बैन के साथ साथ सिंगल यूज प्लास्टिक पर भी माननीय हाईकोर्ट द्वारा पूरी तरह से रोक लगा दी गई और ये शायद पूरे देश में केवल मध्य प्रदेश ही ऐसा प्रदेश है जहां पर हाईकोर्ट द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलीथीन दोनों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण को चुनौती देने वाली तमाम याचिकाओं पर जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने इसके लिए सरकार को 4 हफ्ते का वक्त दिया है। हाईकोर्ट ने तय किया है कि सभी याचिकाओं पर सरकार का जवाब आने के बाद 28 मार्च से नियमित सुनवाई शुरू होगी। आज मामले पर सुनवाई के दौरान MPPSC की ओर से राहत चाही गई थी, उसे फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जारी करने की छूट दे दी जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने साफ किया है कि MPPSC की परीक्षा में बढ़ा हुआ 27% ओबीसी आरक्षण देने पर रोक जारी रहेगी। साथ ही PSC की फाइनल सिलेक्शन लिस्ट हाईकोर्ट के आदेश के अधीन रहेगी। आरक्षण को जो चुनौती दी गई है, इन प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा कहा गया है शासन पक्ष से कि समस्त प्रकरणों में आप जवाब पेश करिए
और ओबीसी के क्वांटिफाइड डाटा आप सबमिट करिए और प्रकरणों की हम 28 तारीख से रेगुलर हियरिंग करेंगे और मैटरों को मैं कंक्लूड करूंगा। बैतूल के बहुचर्चित गैंगरेप मामले में और पीड़िता को आत्महत्या करने पर मजबूर करने वाले तीनों आरोपियों को घटना के सामने आने के बाद पुलिस ने कुछ घंटों के भीतर ही हिरासत में ले लिया। पेशे से ड्राइवर अजय चौरासे ग्राहक बनकर पुलिस उसके पास पहुंची। भोपाल की कमला नगर इलाके से उसे धर दबोचा और इसी तरह मुख्य आरोपी संदीप बिसोने को भी महाराष्ट्र के अमरावती से गिरफ्तार किया गया। तीसरे आरोपी नीतीश नागले को पुलिस ने उसके कालडूंगरी स्थित घर से धर दबोचा है। आज तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 3 दिनों की रिमांड मांगी गई। घटनाक्रम को लेकर विस्तृत जानकारी भी उनसे ली जा रही है और इस बीच कलेक्टर राकेश सिंह भी पीड़िता के गांव पहुंचे और 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता परिजनों को प्रदान की। पुलिस के द्वारा तत्काल सक्रियता प्रदर्शित की गई और एडिशनल एसपी के नेतृत्व में टीआई कोतवाली के माध्यम से 3 टीमें बनाई गई, जिसमें एक टीम को अमरावती भेजा गया जहां एक आरोपी की लोकेशन मिली। आरोपियों को तत्काल पुलिस हिरासत में लिया गया। आज आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। प्रकरण शीघ्र ही न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। अलीराजपुर में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का बलिदान दिवस विवादों में घिर गया। दरअसल स्थानीय प्रशासन ने आजाद ग्राउंड स्थित चंद्रशेखर आजाद की अष्ट धातु से निर्मित आदमकद की प्रतिमा को सफाई के नाम पर काले रंग से पुतवा दिया। इसकी जानकारी मिलने के बाद भाजपा के स्थानीय नेताओं ने सांसद गुमान सिंह दामोर के नेतृत्व में हंगामा करते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और आजाद की प्रतिमा के सामने ही धरने पर बैठ गए। भाजपा के प्रशासन पर आजाद के अपमान का आरोप लगाया गया। वहीं प्रशासन के हस्तक्षेप से भाजपा ने कार्रवाई के आश्वासन पर अपना धरना समाप्त किया। आज आजाद की प्रतिमा पर काला रंग पोतकर जो कालिक पोती है, ये कांग्रेस ने अपने खुद के मुंह पर कालिक पोती है और भारतीय जनता पार्टी इसका भरपूर विरोध करती है। और जब तक जिस अधिकारी ने काला रंग पुतवाया है उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं होती, तब तक भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी इस मामले में। जबलपुर के भैरव नगर में 1.5 माह से लापता बच्ची का शव बुधवार को कुएं में मिला। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट बच्ची के सिर पर गहरी चोट के निशान पाए गए। ऐसे में उसके सर पर पहले वार किया गया और उसके बाद उसे रस्सी से पत्थर के सहारे बांधकर कुएं में फेंका गया। इस मामले में अब क्राइम सीन पर पूरा रिक्रिएशन भी करने जा रही है पुलिस, जिसके लिए एफएसएल की टीम कुएं में सबूत खोजने के प्रयास करेगी। साथ ही सभी संदिग्धों से नए सिरे से पूछताछ शुरू करी जाएगी। तो साक्ष्य कलेक्ट कर रहे हैं कि अगर उस संबंध में अगर साक्ष्य मिलते हैं तो उस पर जो जिनसे पूर्व में पूछताछ की गई है उनसे भी पुनः नए सिरे से पूछताछ की जाएगी और नए सिरे से जो घटनास्थल जहां पर डेड बॉडी रिकवर हुई है वहां से अगर हम साक्ष्य कलेक्ट करेंगे, अगर कुछ मिलता है आसपास तो उस आधार पर भी हम उस पर विवेचना करेंगे और कार्रवाई करेंगे। जबलपुर से कल संजय नगर इलाके से गायब हुई दोनों नाबालिग बहनें सही सलामत वापस लौट आई हैं। दरअसल संजना और नंदनी पटेल आधार ताल इलाके के एक निजी स्कूल में कक्षा 6वीं और 9वीं में पढ़ती थी। दोनों बहनें जब देर शाम तक घर वापस नहीं पहुंची तो परिजनों ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट आधार ताल पुलिस थाने में दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने परिजनों के साथ मिलकर स्कूल के साथ शहर की सड़कों के साथ साथ रेलवे स्टेशन में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले। सर्च ऑपरेशन में पुलिस को सफलता हाथ लगी। उसके पहले ही दोनों बच्चियां आज घर पहुंच आई। हालांकि बच्चियों के सही सलामत मिलने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। दो चचेरी बहन है संजना और नंदनी नाम की, ये कल स्कूल गई थी, जीएस स्कूल पढ़ती हैं और उसके बाद ये किसी फंक्शन में अपने चली गई थी और आज ये अभी ज्ञात हुआ है थाने में कि ये वापस आ गई हैं वहाँ से। तो इनसे विवेचक जाकर विधिवत इनसे जो है पूछताछ कर रहे हैं। न्यायालय में इनके कथन कराए जाएंगे और जैसा भी इनके द्वारा साक्ष्य दिया जाएगा उस पर विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। मुरैना के अंबा में रेत खाली कर वापस लौट रहे ट्रैक्टर की चपेट में आने से 7 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई है। मौके पर पहुंचे परिजनों को देख आरोपी ड्राइवर ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया। आक्रोशित परिजन सड़क पर शव रखकर चक्का जाम करने लगे। हालांकि मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासन की मदद से जाम खुलवाया गया।
इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस मोबाइल मार्केट के 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे व्यापारियों की लिस्ट तैयार कर रही है जो कि चोरों से मोबाइल खरीदकर उसका IMEI नंबर बदलकर या तो शहर में बेच देते थे या फिर इंदौर से बाहर बेचा करते थे। दरअसल हाल ही में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था जिनके पास से 124 मोबाइल बरामद हुए थे, जिनमें से 4 मोबाइल चोर और 4 व्यापारी बताए जा रहे हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने चोरी के मोबाइल खरीदने वाले 1 दर्जन से अधिक व्यापारियों का खुलासा किया है। इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और इसमें सभी चूँकि जो पुलिस रिमांड पर थे वो अभी वापस जेल जा चुके हैं और उन्होंने जो बयान दिए हैं, जो पॉइंट्स बताए गए हैं, उनकी हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं और जल्दी इसमें बड़ी कार्रवाई होगी। सतना जिले के महतैन प्राथमिक स्कूल का अचानक छत का प्लास्टर गिर गया, जिसकी चपेट में आने से 3 बच्चे घायल हो गए हैं। एक बच्चे को मझगवा अस्पताल में भर्ती करवाया गया, वहीं 2 बच्चे के प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया है। एक अचानक उसकी सेलिंग की जो है वो छपाई गिर आई। हम लोग दौड़कर बच्चों को उठाए हैं, इसके बाद तुरंत माताइन हॉस्पिटल ले गए हैं, वहाँ से फिर इसके बाद गाड़ी 108 को लगाए, फोन नहीं आ पाई गाड़ी, तो मैं लेकर सब यहाँ चला गया। अचानक सेलिंग की छपाई गिर गई, उसकी वजह से मेरा बच्चा घायल हो गया। मैं खरिहान छोड़ रहा था, वहाँ मुझे पता मिला। इसके बाद जब मैं गया तो वहाँ माताइन स्कूल में शासकीय अस्पताल है, वहाँ इसका मलहम पट्टी करवा दिया था। नरसिंहपुर में आज अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के ट्रस्टी वासुदेवानंद सरस्वती ने विश्व हिंदू परिषद और राम मंदिर न्यास के स्वरूप की कल्पना जैसा राम मंदिर बनाने की बात कही है। उन्होंने राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट में शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती को शामिल नहीं किए जाने के सवाल पर कहा कि न तो उन्हें रखने की सरकार ने कहा है और न ही कोर्ट ने। आपको बता दें कि आज स्वामी स्वरूप वासुदेवानंद नरसिंहपुर के बगासपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल से मुलाकात की। रामलला का मंदिर बनेगा, भव्य मंदिर बनेगा, जिस मॉडल से राम जन्म न्यास और हिंदू परिषद ने जिसका प्रचार प्रसार किया है, उसी मॉडल को विस्तृत बना करके बनाएगा मंदिर। बांग्लादेश के 40 न्यायाधीशों का एक दल आज मध्य प्रदेश के मंडला पहुंचा है। यहां यह दल कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का भ्रमण करेगा और वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की बारीकियां जानेगा। दल में शामिल न्यायाधीशों का मानना है कि आज दुनिया में वन्य प्राणियों के संरक्षण की महती आवश्यकता है और भारत का वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम इसके लिए बहुत कारगर है। यही कारण है कि इसके लिए भारत और खासतौर पर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को चुना गया है। बांग्लादेश के जजों ने कहा है कि हम यहाँ से जो देखकर और सीख कर जाएंगे उसे अपने देश में लागू करेंगे। इस स्टडी टूर का आयोजन जबलपुर हाईकोर्ट ने किया है। मैं समझता हूँ कि वन संरक्षण सब लोगों के लिए ही आवश्यक है। इसका कारण ये है कि अगर प्राणी नहीं बचेंगे तो हम लोग कैसे बचेंगे। तो ये हम लोगों को भी सीखना चाहिए कैसे वन संरक्षण किया जाता है, पशु पक्षियों के भी कैसे संरक्षण किया जाता है, ये हम लोगों को भी सीखना चाहिए। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। एक दिन के लिए यहाँ पर नेशनल पार्क में अपना दिया गया है, जिसमें इनके द्वारा कानून के बारे में बताया जाएगा वन्य प्राणियों के संबंध में। ज़्यादातर जो टाइगर का कत्ल होता है उसकी जो पार्ट्स जाती हैं कई जगहों से जाती हैं इंडिया के थ्रू, देश भर में, दुनिया भर में। तो इसी वजह से ज़रूरी है कि जितने हमारी नेबरिंग स्टेट्स हैं उनके साथ मिलजुल कर वाइल्ड लाइफ क्राइम, वाइल्ड लाइफ की सारी इश्यूज़ पे काम किया जाए ताकि वो भी लॉ को स्ट्रेंथन कर सके और टाइगर की प्रोटेक्शन ज़्यादा इम्प्रूव कर सके। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।